नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि वो टॉपिक, वो बीमारियाँ, वो चीज़ें डिस्कस की जाएं आप लोगों के साथ जो कि आम नज़र आती हैं। वो गलतियाँ करेक्ट की जाएं जो कि हर घर में आम की जाती हैं। ये गलतियाँ, उन चीज़ों से आपको बचाया जाए। तो मैंने सबसे पहले ख़वातीन के हवाले से टॉपिक्स चुने ताकि मेरी माएँ बहनें जो भी घरों में बैठ के इस तरह की मालूमात से बेखबर होती हैं, उन्हें इस तरह की मालूमात प्रोवाइड की जाएं ताकि वो अपनी सेहत के बारे में और आने वाले बच्चे के बारे में मुहतात रहें। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है। वो इसलिए कि आजकल दवाइयों का मिसयूज़ किया जाता है। नाजरीन, हर घर में एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें दवाइयाँ पड़ी होती हैं। हर घर में बल्कि एक पूरा मेडिकल स्टोर मौजूद होता है। काफ़ी जगह पे तजर्बा हुआ है देखने का, जाने का, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। तो हर घर में एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है जिसमें मेडिसिन रखी होती हैं और वो खाए जा रही हैं। कोई पता नहीं है कि प्रेग्नेंट है, बूढ़ा है, बच्चा है, कोई बात नहीं जी, बीमार हो गया जी, ले आओ फ़लानी दवाई, फ़लाँ दवाई ले लो, कोई बात नहीं है। उस बंदे ने खाई थी, वो ठीक हो गया, आप भी ठीक हो जाए। भाई नहीं, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती हैं ये चीज़ें, वेट टू वेट वेरी करती हैं, एज, जेंडर, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ये नहीं होता कि किसी को अगर एक दवाई से आराम आ गया तो ज़रूरी है कि उस दवाई से ही आपने ठीक होना है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता। दवाइयों के इस्तेमाल में एहतियात बरतें और जब तक आपको कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, कोई डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड ना करे कोई दवाई, आपने नहीं खानी, ख़ास तौर पे हमल के दौरान। तो आज का टॉपिक मैंने इस हवाले से चुना है कि आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हमल के दौरान कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी आपने, और कौन सी दवाइयाँ मजबूरी के तौर पे ले सकते हैं और कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल ही नहीं लेनी आपने। माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह होती हैं ये चीज़ें। तो आज हम शुरू करते हैं। नाजरीन, एक इदारा है FDA, तो उन्होंने एक लिस्ट मुरतब की है कि ये दवाइयाँ, इस ग्रुप वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं, बच्चा और माँ के लिए सेफ़ हैं, और इस ग्रुप वाली दवाइयाँ बिल्कुल नहीं दी जा सकती हैं, और इस ग्रुप वाली किसी हद तक दी जा सकती हैं। तो हम वो डिस्कस करते हैं। वो लिस्ट में सबसे पहले होता है कैटेगरी A। वो नाजरीन सेफ़ है, वो बच्चों के लिए, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी सेफ़ है, वो दवाई दी जा सकती है। इसी तरह B-C, ये मोस्टली इस्तेमाल होती हैं लेकिन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रैक्टिशनर, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट हो गई या GP शिप करने वाले जितने भी डॉक्टर हैं, उनके ऑब्जर्वेशन में वो दवाइयाँ दी जा सकती हैं। किसी हद तक तो ओवरडोज उनकी नुकसान करती है, लेकिन अप टू द नॉर्मल लिमिट, अगर और उसकी मिनिमम इफ़ेक्टिव जो डोज़ होती है उसमें दी जाए तो वो भी चल जाती हैं। कैटेगरी A, B, C और D जो होती है वो आप नहीं देते, बहुत ज़्यादा मजबूरी के बाद दे सकते हैं, लेकिन वो नुकसानदेह होती है बच्चे के लिए ख़ास तौर पे। और चौथी कैटेगरी, पांचवी जो है, वो है कैटेगरी X। कैटेगरी X दोनों माँ और बच्चे के लिए इंतहाई नुकसान, उसके तो नज़दीक ही नहीं जाना। हमने 5 कैटेगरीज डिस्कस की हैं, A, B, C, D और X। A दे सकते हैं, X बिल्कुल नहीं दे सकते। B और C जो है अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, उसके ऑब्जर्वेशन में आप दे सकते हैं। वो भी अगर कोई मजबूरी है तो वो आपको प्रेस्क्राइब करेगा और उस सूरत में आप ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। ये तो हो गई हमारी लिस्ट। और अब इसके बाद हम देखते हैं जर्नल केसेस। नाजरीन, हमारे जर्नल जो केसेस होते हैं कि जी बुखार हो गया जी, ज़ुकाम हो गया जी, कॉन्स्टिपेशन हो गई, जो कि उसमें नॉर्मली होती है हमल के दौरान, और उल्टियाँ आना, बार बार कह का आना। इसी तरह कोई डेंटल प्रोसीजर करवाना पड़ जाता है, उसमें हमने क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ लेनी है, या करवाएं प्रोसीजर या ना करवाएं।
और तीसरी बात होती है कि उसका GIT का अपसेट होना, मतलब कि गैस ट्रबल हो जाती है या हार्ट बर्न होती है, ये सारी चीज़ें। और सबसे अहम बात जो मैं इसमें डिस्कस करना चाह रहा हूँ, सबसे अहम बात कि शुगर और ब्लड प्रेशर, जो कि हमल के दौरान ख़वातीन को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है, उसमें कौन सी दवाइयाँ हम ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की जो अहम बात है नाज़रीन, वो दरमियान में भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा और एंड में जाते हुए भी लाजमी आपसे डिस्कस करूँगा कि पेन किलर्स, जो कि एक रिवाज बन चुका है हमारे यहाँ, ऐसा रिवाज बन चुका है जैसे खाने के बाद मीठा ज़रूरी होता है, तो ये पेन किलर भी हमारी ज़िंदगी के लिए ऐसे ही हमारे ऊपर एक अज़ाब नाज़िल हुआ है। हर बंदा चंद एक पेन किलर ज़ुबान पे रटे हुए हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, कोई पता नहीं स्टमक को डिस्टर्ब कर रही हैं, बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ना है, हमारी किडनीज़ पे क्या इफ़ेक्ट है। बिल्कुल ही इस चीज़ का एहतियात नहीं किया जा सकता और पेन किलर धड़ाधड़ खाए जा रहे हैं। NSAIDs के नज़दीक जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, जो जिसमें काफ़ी इबुप्रोफेन आ गई, काफ़ी सारी और भी होती हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं लेनी। पेन किलर एक ले सकते हैं, वो भी एक मिनिमम इफ़ेक्टिव डोज पैरास्टामोल, इसके अलावा कोई नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको बुखार है तो उसमें आपने क्या करना है। पहली बात यह है कि अगर आपको बुखार है तो कोशिश करें, मैनेज करें, उसको स्पॉन्जिंग करें, ठीक हो जाएगी, रेस्ट दें, ठीक हो जाएगी। तो अगर टेम्परेचर 104 तक चला जाता है, मजबूरी बन गई है, फिर उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उस सूरत में ब्लाइंड ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करनी। मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है या कोई और बुखार है, इसके लिए आप ब्लड के टेस्ट दें। जब कोई टेस्ट पॉजिटिव आए तो अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक दवाई दें, जो दवाई बनती है उसके मुताबिक दें। तो उस सूरत में आप पैरास्टामोल से कवर करें बुखार को, इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। या जो बीमारी पॉजिटिव है उसके मुताबिक आप दवाई दे सकते हैं। दूसरा हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन, जो बहुत बड़ा मसला है। इसमें कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है, इसको थोड़ा सा मैं वाज़ेह करना चाहूँ, कॉन्स्टिपेशन इस फेज़ में होती क्यों है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है कि हमारा प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन, एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, उसका लेवल बढ़ जाता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है तो नाजरीन उस सूरत में आपका जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, जो आंतड़ियों की मूवमेंट होती है, जिसने फूड को गट के नीचे ले आना है, गट से पास आउट करना है, वो कम हो जाती है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ गया, जो गट मोटिलिटी है, जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, वो कम हो गई। जब कम हो जाएगी, फूड आपका जो आपका मटेरियल है ये ज़्यादा देर स्टे करेगा। जब स्टे करेगा तो आपकी बॉडी में वाटर की और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो आपका जो स्टूल है वो हार्ड फॉर्म में चला जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो जब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपने क्या करना है, लेग्जेटिव जितनी भी टैबलेट्स हैं आपने नहीं इस्तेमाल करनी। इसमें यह है कि मिसकैरेज का, अबॉर्शन का ख़तरा होता है, बच्चा ज़ाय होने का ख़तरा हो जाता है। ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी। और क्या करना है आपने वो सुन लें आप। फाइबर डाइट और फाइबर लें, इसबगोल का छिलका इस्तेमाल करें, फाइबर डाइट लें, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, सैलेड का इस्तेमाल करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं और इसके साथ फ्रूट्स आप तमाम लें, ये सारे फाइबर होते हैं इनमें। एक्सरसाइज करें, अपने आप को इनएक्टिव ना रखें, फिज़िकली अपने आप को फिट रखें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा कर सकते हैं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, दही का इस्तेमाल करें, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज़ हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा मसला आता है, अब पहला हमने फीवर डिस्कस किया, कॉन्स्टिपेशन डिस्कस की, अब आता है उल्टी, कै का आना, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस इसमें होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको दी जाती हैं, मेडिसन का मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं करनी होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करनी होती हैं। नहीं क्या करनी, फास्ट फूड के नज़दीक नहीं जाना आपने,
दूध का इस्तेमाल करना है आपने, और अपने आप को फिज़िकली एक्टिव रखना है आपने। इन चीज़ों, ये एक फ़ेज़ होता है, इस फेज़ में थोड़ा सा अपसेट ज़रूर होता है, लेकिन इससे कवर किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप मेडिसिन पे जाएं। फोलिक एसिड आपको लाजमी लेना है। फोलिक एसिड आप जब लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, वोमिटिंग, नोज़िया वगैरह जो होता है, इस पे कैसे काबू पाना है आपने। विटामिन्स लें प्रॉपर तौर पे, ये भी इंशाअल्लाह ताला आपको रिलीफ देगा। और कॉन्स्टिपेशन में ये होता है कि जब भी आपको अर्ज हो, रिफ्लेक्स आए, डेफिकेशन रिफ्लेक्स हो, तो फौरी तौर पर आप उसको मूव करें, वाशरूम की तरफ, टॉयलेट की तरफ मूव करें, उसमें डिले ना करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो रिफ्लेक्स होता है वो जब मूव बैक करता है उसके बाद फिर टाइम लग जाता है, फिर आप अपसेट होते हैं, या टॉयलेट में जाके फिर आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इस चीज़ से आपने बचना है। तीसरी बात आ गई कि जीआईटी आपकी अपसेट होती है, कैसे एसिडिटी होती है, उसको गैसेस का प्रॉब्लम आ जाता है, या आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। वही पहले वाली बात, ये जो होता है, ये सारा फेज़ जो होता है, ये इनिशियल फेज़ होता है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले जो 3 महीने होते हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पाई जाती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। क्यों? मसल्स आपके जितने भी हैं ना यूट्रस के, ये रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेशंस जितनी हैं ये ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल रिलैक्स होते हैं, क्योंकि वो बढ़ना है, बेबी ने ग्रो करना है, ग्रोइंग पीरियड होता है, तो इसमें आपकी इंटेस्टाइन्स पे, आपके स्टमक पे एक प्रेशर आता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें सारी होती हैं। तो उसको आपने फेस करना है, और इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। स्ट्रेस में इसमें कुछ भी नहीं करना आपने। वही बात है कि फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, फाइबर डाइट लें, वाटर इनटेक बढ़ाएं, फिज़िकली एक्टिव रखने हैं अपने आप को, और वॉक करें, स्विमिंग करें। ये चीज़ें करेंगे तो आप बेहतर महसूस करेंगे। अब हम आते हैं कि डेंटल प्रोसीजर्स। नाज़रीन, डेंटल प्रोसीजर हम जितने भी करवाते हैं, पहली जो 3 महीने होते हैं हमल के, इसमें तो आप किसी प्रोसीजर के नज़दीक ना जाएं। पहली बात, अगर ज़रूरी हो गया है, जाना भी पड़ गया है, तो उसमें आप, ये है कि एक्सरे आपने बिल्कुल नहीं करवाना, बिल्कुल नहीं करवाना एक्सरे आपने, नुकसानदेह है बच्चे के लिए, किसी सूरत नहीं करवाना। अगर आपको किसी भी रजिस्टर्ड, किसी भी प्रैक्टिशनर, डेंटल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, आपको पेन किलर जो ज़्यादा से ज़्यादा वो दे सकता है, दैट इज़ पैरास्टामोल। इसके अलावा नहीं लेना आपने। 3 महीने के बाद आप प्रोसीजर करा सकते हैं। प्रोसीजर आप आरसीटी भी इवन के करवा सकते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो होती है, आपका जो दांत डेड करते हैं वो करवा सकते हैं, लेकिन एनसेड्स नहीं देना। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कोई नहीं ले सकते। कोई रेशा है, कोई प्रोसीजर करवाया है, एंटीबायोटिक भी मैक्सिमम वो आपको अमोक्सिल दे सकता है, अमोक्सिसिलिन दे सकता है, पेनिसिलिन ग्रुप दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकता। और ना ही आपने लेना है, बचाना है इन चीज़ों से आपने अपने आप को। पहला जो 3 महीने होते हैं ये भी एहतियात के होते हैं, आखिरी 3 महीने भी बहुत ज़्यादा केयर के होते हैं। तो पहले 3 महीनों में फोलिक एसिड लाजमी दिया जाता है, विटामिन। दूसरे जो 3 महीने होते हैं उसमें जिंक शामिल किया जाता है, कैल्शियम शामिल किया जाता है, तो वो भी अहम हैं चीज़ें। और आखिरी 3 बाज़, ये जो फोलिक एसिड है ये तो चलता रहता है। और मज़े की बात यह है कि आपने कोई भी डेंटल प्रोसीजर हो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं कराना, मतलब ज़्यादा देर ना लगे, मैक्सिमम 20 मिनट, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर वो आपका प्रोसीजर कंप्लीट होना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम ना लगे। एक ही पोजीशन में नहीं रखना, स्ट्रेस नहीं होना, और एक अच्छी पोजीशन पेशेंट की होनी चाहिए बैठने की प्रोसीजर के दौरान। स्ट्रेस ना आए बच्चे पे, माँ को किसी किस्म का नुकसान ना हो, ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी है आपने। इसके अलावा हम अब चंद ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि 3 फेज़ होते हैं नाज़रीन प्रेगनेंसी के, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने 3 से 6, तीसरे 3 महीने 6 से 9। पहले 3 महीने में आपने सिर्फ़ और सिर्फ फोलिक एसिड लेना है। दूसरे 3, और हाँ, फोलिक एसिड के साथ अगर नोज़िया ज़्यादा है तो आपका जो डॉक्टर हैं वो आपको एंटी एमेटिक ड्रग्स भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ये ज़हन में रखें। दूसरे 3 महीने में
जिंक और कैल्शियम ऐड हो जाता है, तीसरे में भी यही चलता है। और इस दौरान आपको दूसरे और तीसरे में एक आपको टेटनस का इंजेक्शन लगता है, वो आपने लगवाना ज़रूरी है। एक 16वें हफ्ते लगता है और दूसरा जो है उसका वो 36 हफ्ते में लगता है, वो लाजमी है, वो लाजमी आपने लगवाना है। ये हिफाजती टीके होते हैं बच्चे के लिए, 16वें और 36वें हफ्ते ये लाजमी लगता है। इसमें आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। मल्टीविटामिन हैं, ये साथ साथ चलते रहते हैं, ये ज़रूरी होते हैं। तो अब हम आते हैं कि अगर हामला खातून को ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसमें क्या करना है। नाज़रीन, अगर ब्लड प्रेशर हो जाता है हामला खातून को, तो उस सूरत में हमने उनको क्या देना है, कौन सी दवाई हम दे सकते हैं, कौन सी सेफ़ हैं और कौन सी दे सकते हैं ऑब्ज़र्वेशन में और कौन सी बिल्कुल नहीं देनी। जो मैं बताऊंगा वो आप दे सकते हैं, इसके अलावा आप किसी और क्लास में जाएं ही ना। कौन सी है? सबसे पहले आप उनको बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, बीटा 1 ब्लॉकर ख़ास तौर पे दे सकते हैं। दूसरी बात आ गई मिथाइल डोपा, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है वो दे सकते हैं। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है उसमें आप एम्लोडिपिन, निफेडिपिन ये दे सकते हैं। चौथी बात ये है कि हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं। और इन दवाइयों के अलावा आपने किसी और क्लास में नहीं जाना। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, हाइड्रोलाजीन दे सकते हैं, मिथाइल डोपा दे सकते हैं और इसके अलावा आपने नहीं जाना। निफेडिपिन, अम्लोडिपिन ये दे सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं जाना, इसी में रहना। ये प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ होती हैं। वो उन ख़ातून के लिए, हामला ख़ातून के लिए जिनको ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब हम आ जाते हैं अगर शुगर हो जाए इस कंडीशन में तो हम क्या करें। सबसे सेफ़ जो है वो है इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, वो आप दे सकते हैं, इसके अलावा कहीं ना जाएं। हाँ, जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी हद तक दे सकते हैं वो है मेटफॉर्मिन, वो भी आप दे सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम से आती है, वो मैं नहीं लेना चाहता। तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। एनाल्जेसिक्स, पेन किलर जिसे हम कहते हैं, बुखार दर्द के लिए सिर्फ़ और सिर्फ पेनाडाल दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना आपने। थायराइड का मसला है तो लीवोथायरॉक्सिन दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इसके अलावा और कोई दवाई नहीं देनी। तो अगर हमें कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ गई है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स कौन सी हम ले सकते हैं? उसमें 3 क्लासें हैं नाजरीन, 3 क्लासें हैं जो आप ले सकते हैं। पहली क्लास क्या है? पेनिसिलिन ग्रुप। पेनिसिलिन ग्रुप आप दे सकते हैं, दैट इज़ सेफ़ टू प्रेग्नेंट मदर। दूसरा ग्रुप क्या है? सेफ्लोस्पोरिन, वो भी सेफ़ है, दे सकते हैं। तीसरा ग्रुप है मैक्रोलाइड्स, वो भी आप दे सकते हैं किसी हद तक। इस ये ग्रुप का मतलब ये नहीं है कि इस ग्रुप में शामिल हर दवाई सेफ़ है, नहीं। इस ग्रुप में से वो दवाई जो सेफ़ है माँ के लिए, बच्चे के लिए, वो हम देते हैं। तो नाजरीन, आज के टॉपिक में हमने वो चीज़ें कवर की हैं कि कौन सी दवाई हम प्रेग्नेंट मदर को दे सकते हैं, कौन सी हमने नहीं देनी। ये सारी चीज़ें हमने केस टू केस डिफरेंशिएट की हैं, केस टू केस डिस्कस की हैं कि बुखार हो तो क्या देना है, डेंटल प्रोसीजर में क्या देना है, जीआईटी अपसेट हो तो क्या देना है, मैदे का मसला हो क्या देना है, कॉन्स्टिपेशन हो क्या देना है, शुगर हो जाए क्या देना है, ब्लड प्रेशर का मसला हो क्या देना है और दर्द हो रही हो, बुखार हो तो क्या देना है। हमने इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है। कोशिश करें आप भी इन चीज़ों को समझें और इस रिजमेंट से, इस जो दायरा है इससे आउट ना हों, बाहर ना जाएं, ताकि माँ और बच्चा दोनों महफूज रहें और दोनों हेल्दी रहें और एक नॉर्मल और हेल्दी बच्चा डिलीवर हो सके। नाजरीन, अगले टॉपिक में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। इंशाल्लाह ताला आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।